अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। नेपाल की कमान तो वैसे सेना ने संभाल ली है, लेकिन अभी भी हिंसा कई जगहों पर जारी है और इस जारी हिंसा ने अब कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि आखिर अब नेपाल का प्रधानमंत्री कौन होगा, नेपाल का भविष्य क्या होगा। ऐसे सवालों के जवाब लेटेस्ट अपडेट के साथ देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रही ये आग भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल के जेनजी आंदोलन से फूटे विस्फोट की वो कहानी है जिससे निकली चिंगारी ने नेपाल की बर्बादी की कहानी लिखी है। धुएं के निकलते इस गुबार के साथ नेपाल का अमन चैन भी हवा में उड़ चुका है। इस आग की आंच ने न केवल सत्ताधीशों को उखाड़ फेंका, बल्कि नेपाल में पनप रहे नए मौकों को भी कुछ समय के लिए खाक कर दिया है। धू कर जलती ये सिर्फ बिल्डिंग्स का ढांचा नहीं, बल्कि स्थानीय रोजगार पैदा करने वाले और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का ठिकाना था। और इन बिल्डिंग्स का ये हाल देखकर क्या कोई निवेशक अब कुछ समय तक नेपाल की तरफ मुड़कर देखना चाहेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि कंपनियां सुरक्षा देखती हैं और नेपाल असुरक्षित था, तभी इन्हें आग के हवाले कर दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ ये जेनजी आंदोलन अब नेपाल के लिए त्रासदी का रूप ले चुका है। ये वीडियो देखिए, इसे देखकर आपको बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन की याद आ जाएगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे नेपाल में प्रदर्शन के बाद लोगों ने दुकानों और मॉल में जमकर लूटपाट की है। लोग स्टोर से कपड़े चोरी करते और चीजों को तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जेनजी आंदोलन ने आम लोगों को फ्री में माल लूटने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी हो। बुधवार को नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी प्रदर्शन का तीसरा दिन था। हालांकि हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए नेपाल सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी थी। इसके चलते 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गयी। वहीं बुधवार को सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। खबर लिखे जाने तक हिंसक प्रदर्शन में अब तक 23 लोगों की मौत हुई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हिंसा ने जिस तरीके का विकराल रूप ले लिया है, उससे ये सवाल उठता है कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसी संपत्तियों को जलाने का क्या तुक है? अब सेना ने जिन उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, उस पर इनका कहना है कि ये लोग स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। पुलिस ने उपद्रवियों के पास से 33.7 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। 23 बंदूकें, मैगजीन सहित 31 अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए हैं। दूसरी तरफ नेपाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। मंगलवार की रात करीब 9 बजे तक नेपाल की 3 बड़ी जेलें टूट गईं और सैकड़ों कैदी फरार हो चुके हैं। महोत्तरी के जलेश्वर जेल से करीब 572 कैदी भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने जेल की दीवार तोड़ी। ललितपुर के नक्खो जेल से प्रदर्शनकारियों ने पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामिछाने को रिहा करवाया। करीब 1500 कैदी भी जेल से बाहर आए। नेपाल की कैलाली जेल से भी सैकड़ों कैदी फरार। नेपाल में आखिर ये गुस्सा क्यों भड़का? क्यों जनता सड़क पर आ गई और महज 17 साल में ही नेपाल की एक लोकतांत्रिक सरकार की विदाई हुई? नेपाल में प्रदर्शन को लेकर पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री के.आई. सिंह के पोते यशवंत शाह ने जो कारण बताए हैं, उनको भी सुन लीजिए। देखिए, ये जो एक प्रोटेस्ट है, ये 8 तारीख को एक प्रोटेस्ट था जिसको होना था काठमांडू में। माइती घर एक जगह है वहां पर, और इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। एक वो स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस करके एक बॉडी है, उन लोगों ने ये एक मुहिम चलाई थी। और उसमें हुआ क्या कि जब सब पीसफुल प्रोटेस्टर्स कलेक्ट होने लगे तो 12,000 से ज़्यादा लोग सुबह 10 से 11 बजे के अंदर जमा हो गए थे। तो उसमें
जो पुलिस ने क्या करा कि उनको तितर बितर करने के लिए, कि उनको ये था कि सोशल मीडिया में सरकार की बुराई ना आए, केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उनकी बुराई ना आए, तो उसको रोकने की कोशिश करी गई। तो उसमें, और क्योंकि ये जेनजी था जो अपने मांगों के लिए वो लड़ रहे थे, एक करप्शन फ्री नेपाल के लिए, क्योंकि बहुत साल से सब लोग बहुत परेशान तंग आ चुके थे कि बार बार एक के बाद एक बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स हो रहे थे देश में, और जो पहले के नेता थे और आज के नेता में बहुत अंतर आ गया। आज एवरीथिंग जो है वो पैसे के बल पर हो रहा था, कि करप्शन बहुत ज्यादा लाज था, और कंट्री काफी पैसा कमा भी रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, बहुत अच्छा टूरिज्म भी चल रहा है, फिर भी लोग गरीब हो रहे हैं, फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। ये एक कहना चाहिए सिचुएशन था जो बहुत टाइम से डेवलप हो रहा था, और बार बार लोग इसको उठा रहे थे, लेकिन जो करप्ट नेता है उनके कान में इसका सिचुएशन का कोई वो कुछ ठीक से करने को तैयार ही नहीं थे। तो अल्टीमेटली ये देखिए, आपने जो देखा कि नेता जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो दौड़ा दौड़ा के मारे जाने लगे, बिल्डिंगें फूंक दी गई। तो ऑफ कोर्स देखिए, जो हिंसा होता है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, एंड आई विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट एनी जो हिंसा हो रही है। बट ये है कि जब आदमी में गुस्सा होता है तो नेचुरली बहुत सारे एक्सेसेस हो जाते हैं। नेपाल की फिजाओं में इस वक्त सिर्फ हिंसा की आग धधक रही है। जो आंदोलन शांतिपूर्ण था, उसने लगभग 2 दर्जन के करीब जिंदगियां छीन ली हैं। अब अभी तक क्या क्या हुआ, ये भी जान लीजिए। पीएम, राष्ट्रपति और नेताओं के घरों पर हमला कर आग के हवाले कर दिया गया। संसद और सुप्रीम कोर्ट जलाई गई। इसमें 25,000 से ज्यादा फाइलें जलकर खाक हो गईं। बैंकों में लूटपाट की गई। कई मीडिया ऑफिस को भी आग के हवाले किया गया। गोली चलाने का आदेश देने वाले डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी गई। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, विदेश मंत्री आरजू देउबा समेत पूरे परिवार पर हमला किया गया। पूर्व पीएम झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, उनकी मौत हो गई। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की सरेआम पिटाई की गई। वीडियो वायरल हो रहा है। नेपाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पहाड़ों और वादियों के देश में विद्रोह की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते युवाओं के आंदोलन ने ऐसी आग जलाई कि उसमें नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार को ही कुर्सी से उतार दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब नेपाल में शांति कब आएगी और नेपाल की सत्ता को अब कौन संभालेगा। ये काठमांडू के मेयर और नेपाल बेस्ड रैपर हैं। 2023 में इन्हें टाइम्स मैगजीन ने विश्व के 100 शख्सियतों की सूची में शामिल किया था। ये नेपाल के मशहूर नेत्र विशेषज्ञ हैं। ये सुदन गुरुंग के हामी नेपाल एनजीओ से जुड़े हुए हैं। ये जेनजी आंदोलन को समर्थन देते हैं। इन्हें बिजली संकट और लोड शेडिंग खत्म करने वाले रोशनी के पुरोधा के रूप में जाना जाता है। जेनजी को आने वाला भविष्य मानते हैं। अंतरिम सरकार में युवाओं को लीडर बनाने की बात कही है। फिलहाल तो नेपाल की कमान सेना के हाथों में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल के जिन जेनजी ने यह आंदोलन किया, जब उनका मकसद पूरा हो गया तो इस तरीके से हिंसा क्यों हुई? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी है?